पूरे देश में चुनाव का महासंग्राम का अंतिम चरण यानी 7वां चरण 1 जून को है और 1 जून को 7वें चरण का मतदान होगा। और वर्तमान हम उपस्थित हैं बिहार के बक्सर में। बिहार के बक्सर में इसलिए उपस्थित है क्योंकि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें 33 नंबर लोकसभा सीट जो बक्सर लोकसभा सीट है काफ़ी अहम है और काफ़ी गरमाया हुआ है और पूरे देश की नज़र इसी बक्सर सीट पे है। इसी की जांच करने, इसी की पड़ताल करने, लोगों का मूड लेने हम यहाँ उपस्थित हुए थे और हम सभी कैंडिडेटों से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों का प्यार किस तरह से मिल रहा है और कितने आशावादी है और जीत कितने प्रतिशत वो अपने आप को विजयी मान रहे हैं। तो वैसे में बसपा के उम्मीदवार हैं अनिल कुमार जी, मैं उनसे सीधे जुड़ने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपका एनी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद एनी न्यूज को इतना कीमती आपका समय देने के लिए। धन्यवाद आपको और आपके चैनल्स के कि आपने इस लायक समझा कि आप बक्सर में आकर के हम लोगों को कहीं अपने चैनल में जगह दिया। अनिल जी, आप कई दिनों से हम भी देख रहे हैं, हम पिछले कई दिनों से हम भी हैं यहाँ पे, अब चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद किस तरह से मिल रहा है आपको? देखिए, बक्सर में लोगों का जो यहाँ की राजनीतिक हस्तियाँ जो रही हैं, अभी तक जो लोग रहे, जो जीतते रहे चुनाव के दौरान, वो बड़ा बक्सर को ठगने का उन्होंने काम किया। तमाम बक्सर की माताएं बहनें, यहाँ के जो भी निवासी हैं, वो अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। इन्होंने केवल और केवल हमारा वोट लिया, बक्सर के विकास के लिए एक ईंट भी उन्होंने नहीं रखने की काम किया। और ये एक दो टर्म की बात नहीं है, सदियों से यही सिस्टम चला रहा है। तो लोगों के अंदर हमारे प्रति, हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रति एक विश्वास जगा है कि अगर हम लोग यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से बक्सर में विकास होगा। जब हमने बक्सर में अपना पहला कदम डाला तो मन में एक ही ख्याल आया। एक तरफ प्रभु श्री राम का जन्मस्थली अयोध्या को विश्व दरबार में दिखाया गया, विश्व दरबार में अब वहाँ पे तीर्थ स्थल भी हो गया, लोग पूरे विश्व से वहाँ आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो बक्सर में प्रभु श्री राम की जो शिक्षा स्थली भी रही है और यहाँ पे एक तपोभूमि भी है, विश्वामित्र की तपोभूमि भी है। तो एक तरफ अयोध्या और बक्सर की तुलना अगर करें हम, तो काफी जमीन आसमान का फर्क दिखता है। ऐसा क्यों, आपको क्या लगता है? बक्सर से बता दूं कि 18 साल से सरकार में लोग हैं, बिहार के सरकार में लोग हैं। 10 साल से भारत की सरकार की चल रही है, 10 साल लगातार सांसद रहे। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ, हम बार बार मैं कहना चाहता हूं कि ये श्री राम के नाम पर एक भी संस्था नहीं बना पाए। अरे अगर उनकी शिक्षा हुई थी तो मैं तो भाई बाबा साहब को मानता हूँ। तो शिक्षा अगर श्री राम को यहाँ मिली थी तो निश्चित रूप से श्री राम के नाम पर एक बहुत बड़े भव्य शैक्षणिक स्थान होने चाहिए, शैक्षणिक संस्थान होनी चाहिए थे, जो नहीं हुआ। तो ये हम बक्सर का दुर्भाग्य कहें या भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य कहें कि उन्होंने वोट लिया राम के नाम पर। बार बार प्रधानमंत्री जी या यहाँ के जो प्रत्याशी होते हैं श्री राम की चर्चा अपने भाषणों में बहुत लचीदार तरह से रखते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाना, ये बड़ा, ये लगता है कि आखिर नहीं करना क्या ये नहीं बताता है कि हमारा वोट लेते हैं, श्री राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है। चुनाव प्रचार की बात करते हैं। हमने कुछ देर पहले नितेश तिवारी जी का इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि कितनी जीत के आशावादी हैं आप, तो वो कह रहे और कई भी कैंडिडेट मैदान में हैं, तो उन्होंने कहा सभी कैंडिडेट 2 से 3 हज़ार वोटों वाले कैंडिडेट हैं, 2 से 3 हज़ार उनको वोटों मिलेगा, मैं लाखों के तादाद में वोट में मैं जीत रहा हूँ। तो इतने में मिथिलेश तिवारी जी को आप सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उनका कम आंकना, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, मिथिलेश तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका आंकना कोई मायने नहीं रखता है। हम तो ये कहेंगे कि जो व्यक्ति बक्सर को नहीं समझ पाया वो जीतने का दावा तो क्या भर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहीं कुछ भी बोल सकते हैं, आज़ादी है बोलने की, कुछ भी बोल दें। लेकिन जो जिस व्यक्ति को बक्सर की चौहद्दी नहीं पता है, बक्सर के 5 गांवों के नाम नहीं पता हो, बक्सर के माताओं बहनों का दर्द नहीं पता हो, यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी की समस्या नहीं पता हो, यहाँ के युवाओं को अगर कॉलेज नहीं है तो कैसे होगा ये नहीं पता हो,
झोपड़ियाँ नहीं पता है कितनी झोपड़ियाँ हैं, कैसे पक्के मकान में बदलेंगे, वो क्या जीतने का दावा कर सकता है? देखिए निर्दलीय उम्मीदवारों की बात करें तो लंबी सूची है बक्सर में निर्दलीय उम्मीदवारों की। उसमें से विशेष करके नाम आता है पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा भी कई महीनों से यहाँ पे एक्टिव है और चुनाव मैदान में है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे, और अपनी जीत की पक्की घोषणा कर रहे हैं जो वो जीत रहे हैं। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे आनंद मिश्रा जी को कहीं ना कहीं आपके जो अभी प्रचार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम बड़ा सिंपैथी रखते हैं आनंद मिश्रा जी से, सहानुभूति रखते हैं कि आनंद मिश्रा जी निश्चित रूप से आईपीएस रहे हैं तो देश के लिए उनकी सेवाएँ रही होंगी, अच्छी सेवाएँ रही होंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ हो सकता है कद्दावर नेता से उनकी बात हुई होगी, जिसके बल पर उन्होंने शासन को छोड़ने का काम किया, इस्तीफा दिया और वॉलंटरी रिटायरमेंट ले करके राजनीतिक गलियारों में आ गए। और चूंकि मैं बक्सर का हूं तो पहले से ही उनकी चर्चा चल रही थी कि एक रिटायर्ड लेकर के आ रहा है, बक्सर से चुनाव लड़ेगा, ये पहले से चर्चा चल रही थी। लेकिन उनका टिकट न मिलना बड़ा ये लगा कि भाई जो आदमी आईपीएस की नौकरी छोड़ करके आया, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने एक आईपीएस को नौकरी छुड़वाई थी, जो बक्सर के ही थे, गुप्तेश्वर पांडे। तो हमें लगता है कि आईपीएस और आईएएस लोगों का नौकरी छुड़वाना भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम बन गया है और छुड़वा करके उनका धोखा देना भी उनका एक सिस्टम का एक पार्ट है। यानी आप कहना चाहेंगे जो वो भी आनंद मिश्रा भी षड्यंत्र का शिकार बने हैं? निश्चित रूप से बीजेपी के षड्यंत्र के शिकार बनने, नहीं समझ पाए कि बीजेपी के लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, मुखौटा कुछ और है, करते कुछ और है। हमारी उनके साथ सहानुभूति है, लेकिन राजनीति में सहानुभूति जरूर मेरा उनके साथ है, बट इतना जरूर कहना चाहेंगे कि राजनीतिक पकड़ नहीं है अभी उनकी। चूंकि वो आए थे भारतीय जनता पार्टी के मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने, वो गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं, शहरों के अंदर हैं और गांव में नहीं पहुंच पाने से अभी लोग उनको नहीं जान पाए हैं। और हो सकता है आगे आने वाले समय में अगर मेहनत करें तो लोग जानने लगेंगे, आगे कुछ सोच सकते हैं। अभी कहीं कोई फैक्टर नहीं बन पाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, जो कुछ वर्ग के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, अब 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं कि सब लोग बिखर रहे हैं और सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी के इशारे पर उनके साथ जुड़े थे, उनको आगे बढ़ा करके और सब पीछे-पीछे कदम खींच रहे हैं। जो राजनीति का अखाड़ा का एक पहला क्लास होता है और वो उसके शिकार हो गए। आप अगर सांसद बनकर जीत के आते हैं बक्सर के लिए तो पहला ऐसा क्या काम रहेगा जो बक्सर वासियों के लिए आप करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला काम, चूंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, हम सबसे पहला काम यहाँ करना चाहते हैं कि जो बक्सर में शैक्षणिक माहौल जो है बिल्कुल खत्म हो गया है, शैक्षणिक व्यवस्था चौपट हो गई है। सबसे पहले मैं बक्सर में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहता हूँ और अंबेडकर यूनिवर्सिटी को बना करके बक्सर के हर एक प्रखंड में कॉलेज खुलवाना चाहता हूँ, जहाँ से हमारे बच्चों और बच्चियों को पढ़ने की सुविधा हो और विश्व स्तरीय सुविधा हम दें। लोगों के बीच आप चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो कौन सा ऐसा क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं लोगों के बीच जो वो मुद्दा उनके सामने रख रहे हैं और लोग उनको सुन भी रहे हैं? देखिए, हमने अपने 18 संकल्प जारी किए हैं कि हम बक्सर के लिए 5 सालों में 18 काम करूँगा और उन 18 कामों में सबसे प्रायोरिटी हमने दिया है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को। नहरों का पानी हर खेत तक पहुंचाने के लिए हम कहे हैं कि आज तक नहरों की लंबाई हमारे बक्सर में नहीं बढ़ी, उसको बढ़ा करके हर खेत तक उनको पहुंचाएं। तीसरी बात सॉरी, हमने कही है कि हमारे यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें आज भी झोपड़ियों में रहती हैं, उन झोपड़ियों को हटाकर वहाँ पक्के मकान करने की व्यवस्था, ये भी हमारी प्रायोरिटी है कि उनको पक्के मकान न बने। बक्सर लोकसभा में 3 कम से कम रेलवे ओवरब्रिज की जरूरत है, आज तक रेलवे ओवरब्रिज नहीं बन पाए। हमने कहा है कि 1 साल के अंदर बना करके उसको चालू कराना हमारा प्रोजेक्ट है। हम 1 साल के अंदर जनता के लिए उसको खोलो। मुख्य चुनावी लड़ाई आपकी किसके साथ है? देखिए, आज के समय में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से ही है, लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। राजद जो एक यहाँ ये है,
और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं राजद के, वो इस लड़ाई के दौर में नहीं है। चूंकि एक ददन पहलवान भी निर्दलीय हैं जो उनका काफ़ी वोट यहाँ काट भी रहे हैं, और जो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार हैं उनके अंदर इतना सामंतवाद और मनुवाद है कि खुलेआम मंच से कहते हैं कि मंचवा पर चढ़ जा तो बता देता नेता। तो वो तो बोल रहे हैं जब वो विजयी हो चुके हैं, सेकंड विजयी का ही रेस अभी चल रहा है बक्सर में। कहना तो आसान है ना कि विजयी हो चुके हैं, लेकिन कौन वोट है उनके पास जहां वो विजयी हो रहे हैं? जो उनका कैडर वोट है, जिस राजद के कैडर वोट की जादों की बात कर रहे हैं, उनके सामंतवादी विचारधारा की वजह से वो लोग तो कहीं टर्न अप में उनके साथ घूम नहीं पा रहे हैं। तो किस वोट के बदौलत तो जीत गए हैं? ये सबसे बड़ी बात है कि जिस किसानों के हक की वो बात करते हैं, उसी किसानों का धान के चोर हैं वो। उन्होंने धान चोरी किया था, 5.25 करोड़ का धान चोरी किया, और नीतीश कुमार की सरकार ने उनको उस पर एफआईआर किया, जेल गए, और निकलने के बाद फिर उसी कैबिनेट में, नीतीश कुमार के कैबिनेट में ये कृषि मंत्री भी बनते हैं। तो बड़ा हास्यास्पद है। और धान चोरी करने की वजह से हमारे बहुजन समाज पार्टी का ही उम्मीदवार थे वहां, जिनकी जीत की घोषणा हो चुकी थी, जहां से वो अभी विधायक बने हुए हैं, ये सर्टिफिकेट भी हमारा चोरी किए हैं। हमारे जीत उम्मीदवार की जीत की घोषणा हुई थी, और ये 127 वोट से इन्होंने फिर 6 घंटा बाद अपना जीत के अनाउंसमेंट करा पाए। तो कहने का मतलब है कि एक सर्टिफिकेट चोर, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चौपट करने वाला व्यक्ति कैसे संसद बन जाएगा? बक्सर के लोग जानते हैं, उनके पिता भी यहाँ चुनाव लड़े हैं। लगातार राजद जो है एक ही परिवार पर उम्मीदवार रख रही है, तो उनको लोग जानते हैं कि ये बक्सर को ठगने का काम करेंगे, बक्सर को लूटने का काम करेंगे, इसलिए उन पर कभी भरोसा नहीं कर सकते बक्सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इतने कीमती समय देने के लिए। ये थे अनिल कुमार जी, बसपा के उम्मीदवार है, और ये अपनी जीत का भी कह रहे हैं जो हम ही विजयी होकर आएंगे। और अब देखा ये जाएगा जो 4 जून को जो गिनती होगा, तो जीत का सरताज होगा, कौन उम्मीदवार पहन पाएगा और सांसद के रूप में चुन के संसद जा पाएगा और बक्सर का विकास कर पाएगा। बिहार के बक्सर से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।